लेकिन अरुण यादव के पीछे हटने के बाद जिस तरह से वहां से राजनारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया, जाहिर सी बात है कि बीजेपी यहाँ ओबीसी कार्ड खेलकर पूरे प्रदेश में ये मैसेज करना चाहती है कि नहीं, पार्टी ओबीसी वर्ग के हितैषी है, और यही कारण है कि लोकसभा सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। जाहिर सी बात है दोनों नए चेहरे हैं। अब एक तरफ अगर राजनारायण सिंह की हम बात करें, अरुण यादव को वहां से जब कांग्रेस ने नहीं बनाया तो राजनारायण सिंह को बनाया गया है, और अब ज्ञानेश्वर पाटिल है। दोनों नए चेहरे हैं। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर मुकाबला होगा काफी अहम होगा, और देखने वाली बात ये भी होगी कि बीजेपी ने जिस तरह से कार्ड खेला है उसका कितना फायदा उसको वहां पर मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस प्रत्याशियों की बात करें तो कांग्रेस को जिस तरह से पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया, रेगांव की कल्पना वर्मा को, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जोवट की, तो ये उम्मीदवार जो चारों हैं वो सामने हैं। और अब आज जिस तरह से खंडवा में नामांकन भरा जाएगा लोकसभा सीट के लिए। जी ठीक है, जैसे जिस तरीके से आपने पृथ्वीपुर का जिक्र किया, यहाँ से बीजेपी की तरफ से शिशुपाल सिंह यादव को मैदान में उतारा गया है। वही कांग्रेस की बात कर ली जाए तो नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। जैसे कि हम सभी को पता है कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, तो क्या यहाँ पर सहानुभूति कार्ड जो है वो कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, तो किस तरीके से टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से रहेगी? क्योंकि क्या यहाँ पर सहानुभूति यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती है और बीजेपी को थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर हो सकती है? देखिए, बिल्कुल काफी अहम सवाल है प्रशंसा पृथ्वीपुर सीट को लेकर, क्योंकि जो सीट यहाँ रिक्त हुई, ब्रजेंद्र सिंह राठौर यहाँ से 2018 का चुनाव जीते थे, फिर वो मंत्री बनाए गए कमलनाथ कैबिनेट में, और उनका अगर हम ब्रजेंद्र सिंह राठौर की हम बात करें तो काफी अच्छा खासा प्रभाव इस सीट पर रहा है। लो प्रोफाइल नेता रहे हैं, और सबसे बड़ी खूबी उनके साथ ये थी कि काफी गर्मजोशी से सबके साथ मिलते थे, जिनकी कोई समस्याएं होती थी तत्काल उन पर निराकरण करने की कोशिश करते थे। कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है कि क्या यहाँ पर सहानुभूति कार्ड जो खेला है कांग्रेस ने, उसका फायदा मिल सकता है? जाहिर सी बात है नितेंद्र सिंह राठौर एक मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस के यहाँ पर, जिस तरह से लगातार चर्चा इस सीट को लेकर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने भी एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि 2018 विधानसभा के चुनाव में चौथे नंबर पर बीजेपी यहाँ पर रही थी और उसकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन शिशुपाल यादव जो दूसरे नंबर पर रहे थे 7,000 वोटों से चुनाव हारे थे 2018 का वो विधानसभा चुनाव। तो यही कारण है कि शिशुपाल यादव को लेकर शुरू से ये माना जा रहा था कि वो एक फाइट देने वाले, मुकाबला करने वाले कैंडिडेट हो सकते हैं, और यही कारण है कि उनको उम्मीदवार बनाकर कहीं ना कहीं जो ओबीसी जो वर्ग है यहाँ पर साधने की भी कोशिश है, और दूसरी तरफ जो एक पकड़ है, यानी कह सकते हैं कि ये जातिगत समीकरण को साध कर या फिर जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसको आधार बनाकर शिशुपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। ठीक है, राजेश जी, अगर रईगांव विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने प्रतिभा बागरी को मैदान में उतारा है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कल्पना वर्मा को टिकट दिया गया है, तो दोनों महिलाएं यहाँ पर आमने सामने होंगी। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी की बात की जाए तो महिला मोर्चा में वो लगातार सक्रिय रही हैं। कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो उनकी तरफ से भी अच्छा खासा उनका जनता के बीच बैठ रही है उनकी, तो किस तरीके से देखिए बिल्कुल प्रशंसा, ये जो दोनों महिला प्रत्याशी हैं, चाहे हम कांग्रेस की कल्पना वर्मा की बात कर लें या फिर जिस तरह से रेगांव सीट को लिए प्रतिभा बागरी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि वो जिला महामंत्री वहां पर रही हैं, बीजेपी में लगातार महिला मोर्चा में वो सक्रिय रही हैं। हालांकि यहाँ पर जो जुगल किशोर बागरी 2018 में यहाँ से विधायक चुने गए थे, उनके निधन के बाद इस सीट से खाली हुई। उनके बेटे पुष्पराज बागरी का नाम भी सबसे ऊपर था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कल्पना वर्मा का अनाउंस किया उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया, उसके बाद महिला उम्मीदवार ही यहाँ पर उतार कर बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मुकाबले को और बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। वैसे भी अगर हम रेगांव सीट की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ है, और ऐसे में जो उम्मीदवार हैं प्रतिभा बागरी,
एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में मानी जा रही हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार यहाँ से बनाया है। ठीक है, जोबट अगर बात की जाए जोबट विधानसभा सीट की राजेश जी, तो यहाँ पर ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी का दामन सुलोचना रावत ने थामा था, उनको टिकट दे दी गई और जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता था उसको टिकट नहीं दी गई है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस से जोबट से महेश पटेल को उतारा गया है। किस तरीके से देखते हैं मुकाबले को? राजेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी प्रशंसा, आवाज मिल रही है जी। राजेश जी, मेरा ये सवाल था, अगर बात की जाए जोबट विधानसभा सीट की, तो सुलोचना रावत को पार्टी ने टिकट दिया है। हाल ही में वो कांग्रेस छोड़कर आई हैं, बीजेपी का दामन थामा है, लेकिन जो मूल कार्यकर्ता था पार्टी का बीजेपी की तरफ से, वो आस लगाए हुए बैठे थे कई लोग, उनको टिकट नहीं दी गई। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मैदान में यहाँ पर महेश पटेल को उतारा गया है। किस तरीके से देखते हैं मुकाबले को? बिल्कुल प्रसादा, जो आपका सवाल है कि जो मूल कार्यकर्ता है बीजेपी को, उसको टिकट नहीं दी, लेकिन जोबट सीट की अगर हम बात करें, जोबट एक ऐसी सीट रही है जो बीजेपी के लिए हमेशा से एक टेढ़ी खीर रही है। यहाँ लगातार जो कांग्रेस है वो यहाँ से जीतती आई है, उसके उम्मीदवार जीतते आए हैं। जिस तरह से कलावती भूरिया के निधन के बाद ये सीट खाली हुई और फिर महेश पटेल को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीजेपी इस चीज को लेकर एक नई रणनीति, नई सोच के साथ काम लगातार लंबे समय से कर रही थी और यही कारण था कि एक लंबा इंतजार इसको लेकर किया गया कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा। सुलोचना रावत एक ऐसी कैंडिडेट है कि जो वहां पर फाइट कर सकती है कांग्रेस से। ऐसे में वो 3 बार, क्योंकि 3 बार की कांग्रेस से वो विधायक रही है, राज्य मंत्री भी वहां पर रही है, एक लंबा राजनीतिक करियर वहां पर उनका है। दूसरी तरफ जो बीजेपी ने चयन किया है, ये फैक्टर है कि सुलोचना रावत 3 बार वहां विधायक रहे, लेकिन ये भी फैक्टर है कि जिस परिवार से सुलोचना रावत आती हैं, वो 50 साल से वो परिवार कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। उसकी जड़ें इस सीट पर काफी गहरी हैं। उनके जो बेटे हैं विशाल रावत, वो 2013 का जो चुनाव उन्होंने लड़ा था, 2018 में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे। तो ऐसे में बीजेपी इस सीट पर नई रणनीति, नई सोच के साथ उस काम किया है और यही कारण है जो आपका जो सवाल है कि जो मूल कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर मूल कार्यकर्ता जो लंबे समय से वहां पर काम करता है उसको हक मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी एन केंद्र प्रकारेण इस सीट को जीतना चाहती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये जो 4 सीटें हैं 2023 के पहले एक लिटमस टेस्ट, एक प्री टेस्ट है। इसमें जितना बेहतर परफॉर्मेंस जो पार्टी करेगी, कहीं ना कहीं 2023 के लिए उस रोड मैप पर और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और यही कारण है कि साम दाम दंड भेद इस चीज को लेकर अपनाया गया है और यही कारण है कि बीजेपी ने सुलोचना रावत, जो अभी हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुई है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पैराशूट लैंडिंग सुलोचना रावत ने की है, तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है राजेश जी कि बीजेपी ने कोई और नाम यहाँ पर तय किया गया हो, लेकिन सुलोचना रावत की एंट्री हुई बीजेपी में और उसका पत्ता वहाँ पर कट गया हो? क्या ऐसा कुछ हुआ होगा? देखिए, बिल्कुल जो पिछला चुनाव था 2018 का चुनाव था प्रशंसा, वहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट थे वो 2000 के माध्यम से हारे थे। ये पहला मौका था कि विक्ट्री के तो थोड़ी ये पीछे बीजेपी रही थी, तकरीबन 2000 वोट से, तो ये माना जा रहा था कि उनको शायद रिपीट कर सकती है। लेकिन यहाँ बीजेपी एक नई स्ट्रेटेजी, नई सोच के साथ, नए समीकरण के साथ, जो तमाम सारे समीकरण हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो, या फिर व्यक्तिगत तौर पर जो कैंडिडेट है उसकी क्या वहां पर एक वैल्यू है, और मुझे लगता है उस वैल्यू को बीजेपी ने आंका कि एक 50 साल से जो परिवार कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, एक ऐसा कैंडिडेट जो 3 बार वहां पर विधायक रहा है और बीजेपी वहां पर हमेशा से ही ये सीट टेढ़ी की रही है, यानी कि जीतने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन बीजेपी यहाँ जीत नहीं पाई और यही कारण है कि सुलोचना रावत का चयन किया और कोई एक ऐसा कैंडिडेट बीजेपी को नहीं दिखा कि जो इस चीजों को तोड़ सके, ये जो लगातार कांग्रेस का गढ़ है उसको भेज सके, और सुलोचना रावत में वो चीज दिखी, उस परिवार में वो चीज दिखी और यही कारण है कि जिस तरह से आपने कहा कि पैराशूट लैंडिंग हुई और लैंडिंग के बाद तत्काल उनको टिकट दे दिया गया, तो ये लैंडिंग एक सोची समझी रणनीति के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ, और जोबट
सीट फतह करने की स्ट्रेटेजी के साथ मुझे लगता है कि बीजेपी ने बनाई, और यही कारण है कि सुलोचना रावत को वहां से कैंडिडेट बनाया। जी राजेश जी, ये जो उपचुनाव है वो सेमीफाइनल माने जा रहे हैं 2023 को लेकर, तो क्या यहाँ पर अगर दमोह उपचुनाव की हम बात की जाए, हालांकि अगर चारों सीट से जो जीत और हार है वो सत्ता पक्ष पे उतना उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी जनता का मूड यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस तरीके का जनता का मूड है। क्योंकि दमोह उपचुनाव में हमने देखा था कांग्रेस की जीत की किसी को आस नहीं थी दूरों दूरों तक, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की, उससे क्या बीजेपी यहाँ पर थोड़ी सी डरी हुई है? देखिए, बिल्कुल काफी अहम सवाल प्रशंसा, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो चुनाव है 2023 के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। अनेक 4 सीटें हैं और इससे 3 सीटें अगर हम विधानसभा की इसमें जोड़ रहे हैं, तो इन सीटों से सरकार की सेहत पर कोई फर्क जीत हार से पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फर्क पड़ेगा इन 4 सीटों को लेकर। अगर बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर करती है तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार तमाम सारी योजनाओं के जरिए ये जनता के बीच पहुंचते हैं और लगातार वो एक्टिव हैं, और ये एक्टिव जो नेस है वो 2023 के लिए बताती है कि बीजेपी यहाँ पर तैयारियों को लेकर कितनी संजीदा है, कितनी फिक्रमंद है, और यही कारण है कि इन 4 सीटों को बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। इसलिए हम बात ये कह रहे हैं कि गंभीरता से लिया है कि लंबे समय से बीजेपी में जिस तरह से बैठकों का दौर चला और जो केंद्रीय संगठन का नेतृत्व है वो और राज्य का जो संगठन का नेतृत्व वो लगातार इसके लिए स्ट्रेटेजी बना रहा है। चाहे हम बात करें जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव की हम बात करें, राष्ट्रीय संगठन जो महामंत्री है शिव प्रकाश उनकी बात करें, वीडी सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, लगातार इस तरह से बैठक हुई और लगातार जो प्रत्याशियों पर मंथन हुआ, और यही कारण है कि हम इस तरह के प्रत्याशी देख पा रहे हैं। खंडवा सीट पर किसी को ये कल्पना नहीं थी कि ज्ञानेश्वर पाटिल को वहां पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने वहां पर दाव खेला। जोवत को लेकर भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से बीजेपी वहां पर एक रणनीति स्ट्रेटेजी बनाएगी और कांग्रेस से एक प्रत्याशी लाएगी फिर उसको टिकट दे देगी। तो ये आप इसकी गंभीरता देखिए कि ये कितने अहम चुनाव है 4 सीटों के, और यहाँ से कहीं ना कहीं 2023 के लिए भी एक रास्ता तय होगा। और दोनों ही पार्टी, अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है, बेहतर परफॉर्म करती है, तो कांग्रेस को भी एक यहाँ से तरजीह नहीं मिलेगी। हालांकि अगर अभी तैयारियों की दृष्टि देखा जाए तो बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। कांग्रेस की जो तैयारियां हैं, जो रणनीति है, वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, जबकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हालांकि प्रत्याशी घोषित करने में वो आगे रही है, लेकिन बीजेपी इन चुनाव को लेकर काफी गंभीर है, और यही कारण है कि इस तरह से प्रत्याशियों पर गहरा मंथन हुआ, गहरा विचार विमर्श हुआ। और अभी हमने जब मंत्री सुश्री सिलावट से एक दिन पहले ही बात की थी तो उनसे कहा गया था कि कहीं ना कहीं देरी हो रही प्रत्याशी चयन में लेकर, तो उन्होंने कहा कि एक गहरा मंथन हुआ, मंथन से जो निकलेगा तो अमृत निकलेगा। और मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट चयन किया है बीजेपी ने, और एक ठोस रणनीति के साथ, एक प्लानिंग के साथ अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हालांकि ये अलग बात है जब चुनाव होंगे 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, फिर जनता ही भगवान होती है, जनता किसको चुनती है ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर लंबी तैयारी की है और शायद ये जो नाम आए हैं उसी तैयारी के ही परिणाम है। ठीक है राजेश जी, जनता को किसका आशीर्वाद मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, चुनावी नतीजे ही वो बताएंगे। लेकिन अगर बात की जाए, हम देखते हैं उपचुनाव में सरकार जो सत्ता पक्ष है उसको यहाँ पर जीत मिलती है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही है ये, लेकिन जो एक सवाल और था आपका इसका पहले जब आपने सवाल किया था कि दमोह को लेकर अगर हम बात करें तो दमोह सीट, जैसे आपने कहा कि जो सत्ता राजेश जी आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजपाल सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो न्यूज वर्ल्ड में। सर, प्रत्याशियों का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, क्या फैक्टर रहा उम्मीदवारों के चयन को लेकर? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा खंडवा के लिए जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो लंबे समय तक पार्टी के भिन्न भिन्न दायित्वों पे रहे कार्यकर्ता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे, पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे, और तमाम जिम्मेदारी वाले पदों पे रहकर काम करते करते यहाँ तक पहुंचे और उनका चयन हुआ है। मैं समझता हूँ कि पार्टी ने सर्वश्रेष्ठ चयन करने का काम किया है। ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा बुरहानपुर का एक जाना माना नाम है और सेवा के माध्यम से उन्होंने अपने एक अलग पहचान बनाने का काम किया। निश्चित तौर पर उनको वे यशस्वी होंगे ऐसा पार्टी भी मानती है और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ। उसके साथ साथ में
जहाँ हम बात करें रेगांव की, तो वहाँ भी बागड़ी परिवार की ही जो हमारी बेटी है, जो पार्टी की अभी जिले की महामंत्री है और लंबे समय से वो भी राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही है, संगठन के अंदर विभिन्न दायित्व पे थी, उन्हें भी पार्टी ने वहाँ पे उम्मीदवार बनाने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि 50% आरक्षण की जो हम बात करते